हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिहोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस से। ठीक है, इससे पहले का हमने पढ़ लिया है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिहोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, it is a device used in an electric circuit by which we can continuously change the resistance of a circuit। ठीक है, तो ये कैसा डिवाइस है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय विच वी कैन कंटिन्यूसली चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस का रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। ये डिवाइस यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट डज दिस बाय वेरिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूजिंग यूज इन द सर्किट। और ये कैसे होता है, इसमें जो वायर होता है उसकी लेंथ को बढ़ाकर या कम कर कर हम क्या कर सकते हैं, उस जो हमारा सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। It is a box consisting of several resistance of different values connected in series. As per the circuit requirement, the resistance of any desired value can be achieved by removing or inserting the key from the box। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। अलग अलग वैल्यू के बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एज पर द सर्किट रिक्वायरमेंट, हमारे सर्किट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी डिजायर्ड वैल्यू कैन बी अचीव्ड। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्किट में हमें जितनी भी रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, बाय रिमूविंग और इंसर्टिंग द की फ्रॉम द बॉक्स, क्या करके उसमें जो की होती हैं उसको इंसर्ट करके या रिमूव करके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे IIT टेम्परेचर IIT temperature of the conductor. Experimentally, it is found that resistance of a conductor increases with the temperature and vice versa। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जितना जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड करेंगे, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम क्लैप करते हैं तो हम जितनी ज़्यादा तेज़ क्लैप करते हैं उतने हमारे हाथ ज़्यादा हीट होते हैं। सेम यही हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी होता है। जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हमारा जो भी डिवाइस होती है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट रेजिस्टर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय सच एज नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेंट एक्सेट्रा इज ओनली साइटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल हमें यही देखने को मिलता है कि जो हमारे जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे कंडक्टर्स हीट अप हो जाते हैं। बट जो हमारी कुछ एलॉय हैं जैसे नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटेंट, ये कैसी होती हैं, ये टेम्परेचर से थोड़ा ही अफेक्ट होती हैं। ठीक है, हैंस एलॉयज आर बेटर सिचुएटेड, हैंस एलॉयज आर बेटर सूटेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसलिए हम क्या करते हैं, एलॉयज को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ऑफर रेजिस्टेंस लाइक बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ना ही गुड कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं, वो उनके बीच की शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल क्या क्या हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे कोई भी सर्किट है उसको कितना रेजिस्टेंस देते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है लगभग उतना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं। Hence these are called semiconductors। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। Their resistivity decreases with the temperature in contrast to conductors and alloys। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती जाती है इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर एंड एलॉयज, कंडक्टर और एलॉयज के कंपैरिजन में। सेमीकंडक्टर्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज विद टेम्परेचर। तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होता है, इनका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि वो जो उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो विद टेम्परेचर, इम्प्योरिटी एंड कंसनट्रेशन चेंज होती जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल। 1 मिनट, हमने कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म की नहीं तो इसमें क्यों दिखा रहे हैं एक्टिविटी। हाँ,
जो हमने कल के लेक्चर में एक्टिविटी परफॉर्म की थी, हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स यूज़ करके देखे थे जो डिफरेंट मटेरियल से बने थे या जिनकी लेंथ और थिकनेस डिफरेंट थी, तो उसी के बारे में दे रखा है। ये जो हमने कल एक्टिविटी परफॉर्म की थी, हमने क्या नोटिस किया, हमने एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोटिस की थी। ठीक है, एमीटर ऑफ वायर इन केस फर्स्ट इज ग्रेटर देन द रीडिंग ऑफ वायर इन केस सिक्स। दिस मीन्स द कॉपर वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस देन क्रोमियम वायर। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा कॉपर वायर है वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम वायर। ठीक है, ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नेचर मटेरियल यूज्ड। Hence, it can be deduced that the resistance of a conductor depends on the nature of material used. इसलिए हम क्या इससे डेटा कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं इससे कंक्लूजन कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे भी डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, मतलब हमारे मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल और रेजिस्टिविटी। कैटेगरी कैसे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह दे रखे हैं, और उसमें मटेरियल हमें दे रखे हैं अलग अलग कैटेगराइज करके। ठीक है, और उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। ये आपकी शायद टेबल आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो इस टेबल को आप बुक से देख सकते हैं, वरना ये पीडीएफ में नीचे लिंक में डाल दूंगी, इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर से देख सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं कुछ। सुपर कंडक्टिविटी। अब व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय के ओन्स इन 1911। किसने डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को? के ओन्स ने 1911 में। ठीक है, ही डिस्कवर्ड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी फेल अबाउटली टू ज़ीरो ऑन लोअरिंग इट्स टेम्परेचर बिलो 4.2 केल्विन। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जो मरकरी है, मरकरी का टेम्परेचर मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है कितने टेम्परेचर में? 4.2 केल्विन पे। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ करंट पास थ्रू द सुपर कंडक्टिव वायर इट विल कंटिन्यू टू फ्लो फॉर एवर। तो इसका मतलब क्या था, जो हमारे वायर से जो भी हम अपनी करंट पास करेंगे वो क्या होगा, वो रन थ्रू चलता जाएगा, उसमें जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो बहुत ईजिली और बहुत तेज़ फ्लो करेगा। ठीक है, ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अभी तक ऐसे कुछ ही कंडक्टर्स हमारे डिस्कवर हुए हैं, अभी ऐसे ज़्यादा कंडक्टर डिस्कवर नहीं हुए हैं। और अगर हमें सक्सेस मिल जाती है कि अगर हमारे जो कॉमनली यूज़ जो हमारे कंडक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो मेटल कॉमनली हम वायरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर उनकी हमें वो टेम्परेचर मिल जाता है उनका जहाँ पे उनके रेजिस्टिविटी या उनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा साइंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, ऑन एंटरिंग हिज रीडिंग रूम राकेश स्विचेस ऑन द बल्ब एंड फाइंड्स दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, अब इसमें केस दे रखा है, राकेश ने क्या करा, उसने जैसे ही अपने रूम में एंटर करा, उसने स्विच ऑन करा, और लेकिन क्या देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज इट गॉट फ्यूज्ड, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया था। देन ही रिटर्न्स ऑन हिज नाइट बल्ब एंड ही सरप्राइज टू सी द बल्ब ग्लो। ठीक है, अब वो जाता है अपने नाइट बल्ब पे, है ना, तो वो देखता है कि वो ग्लो कर जाता है। ही रिमेंबर्स रीडिंग इन हिज साइंस बुक दैट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब वो क्या देखता है कि उसने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा है कि करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट। करंट कैसे फ्लो नहीं कर सकते, एक ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता। सिंस द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन, तो उसके बल्ब का क्या हुआ था, फिलामेंट ब्रोक हो गया था। द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंटायर सर्किट ऑफ द रूम, इसलिए क्या हुआ, जो रूम में जो एंटायर सर्किट फैला हुआ था उस बल्ब का, इस वजह से वो मतलब रूम में लाइट नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि बल्ब नहीं जल पाया। देन वॉट मेक्स द नाइट बल्ब ग्लो इवन वैन फ्यूज बल्ब कॉजेज एन ओपन सर्किट। अब ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि नाइट बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन जो हमारा फ्यूज वाला जो ओपन सर्किट वाला बल्ब था वो ग्लो नहीं करा। दिस हैपन्स बिकॉज द बल्ब एंड द नाइट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा बल्ब और जो हमारा नाइट बल्ब था वो कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद ईच अदर रैदर दैन इन सीरीज़। कैसे मतलब कैसे में कनेक्टेड थे हमारे बल्ब, वो पैरेलल कनेक्टेड थे, ना कि सीरीज़ में कनेक्टेड थे। ठीक है, अ पैरेलल कनेक्शन इंश्योर्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द नाइट बल्ब। तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या हुआ था, हमारा नाइट बल्ब ग्लो हुआ, बट हमारा जो नॉर्मल बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। To get the desired quantity of conductor, resistors are connected in series or in parallel combination। ठीक है, तो हमें किस क्वांटिटी में हमें करंट चाहिए, उस हिसाब से हमारे क्या होते हैं, हमारे डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में या सीरीज़ में। ठीक है, रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं
पैरेलल में या सीरीज़ में। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स यूज्ड इन रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो रेडियो, टेलीविज़न और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो पैरेलल भी यूज़ किए जाते हैं और सीरीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। In this section, we will learn about the different combinations of resistor in a circuit and the effects of such combinations in circuit and potential differences. तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? Different type of combination of circuit, ठीक है, combination of resistors in a circuit and effect of such combination in current and potential difference, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आपने डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है? ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। ये जो हमारा एक ये है हमारा रजिस्टर, एक ये है, एक ये कैसे हैं? ये सब एक ही सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये सारे हमारे जो जितने भी रजिस्टर हैं ये कितनी सीरीज में कनेक्टेड है? एक ही सीरीज में कनेक्टेड है। इन अ सीरीज कनेक्शन और रजिस्टर्स आर कनेक्ट एंड टू एंड लेंथ वाइज विद ईच अदर, ठीक है। तो जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें कैसे करके हमारे रजिस्टर्स अटैच किए जाते हैं? एंड बाय एंड, एक के बाद एक लगातार हमारे रजिस्टर्स अटैच किए जाते हैं। इन सच कनेक्शन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीजेज। तो ऐसे में क्या होता है? हमारा जो कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। द गिवन फिगर शोज 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन अ सीरीज विद ईच अदर, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि हमारे जो 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है? इन अ सीरीज कनेक्टेड है, ठीक है। The equivalent resistance of resistors connected in a series is given by the algebraic sum of individual resistance, that is equivalent resistance, और RS is equal to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। एंड डॉट 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 जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हो उन सबका सम से हमें क्या मिलता है? हमारे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस होता है सेकंड में, ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है वरना अलग से बताना पड़ता है मुझे। इन अ सीरीज कनेक्शन और रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, हाँ ये तो पढ़ लिया था हमने, नीचे से पढ़ते हैं हम। Take 3 resistors of resistance 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm respectively. Construct a simple electric circuit by joining them in series with a 12 volt battery, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें तीन रजिस्टर लेने हैं हमें अलग अलग रेजिस्टेंस के। एक लेना 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक सिंपल सर्किट बनाना है बाय जॉइनिंग देम इन अ सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। क्या और हमें बैटरी कितने वोल्ट की लगानी है? 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है। Now note the readings of the ammeter after turning the switch. Repeat the process by connecting the ammeter anywhere in the circuit, ठीक है। हमें क्या करना है? एममीटर से देखना है अलग अलग जगह लगा के, ठीक है। स्विच ऑन करके मतलब एममीटर लगा के स्विच ऑन करके हमें एममीटर की रीडिंग देखनी है। You will observe the ammeter will read same reading at any point in the circuit, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? हमारे एममीटर में जो भी रीडिंग थी सब सेम आई। This happens because an equal amount of current flows in each component of a series circuit. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो करंट है वो जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें सब में इक्वली फ्लो होता है, ठीक है। देर इज़ नो करंट डिवीज़न इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हमारे करंट का कोई भी डिवीज़न नहीं होता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। Hence, in a series circuit, current remains constant throughout the circuit. तो इस ऐसे में क्या होता है? हमारा जो करंट होता है वो थ्रू आउट द सर्किट हमारा कांस्टेंट रहता है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब एक बात सोचिए, अगर ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है और माना हमारा यहाँ से 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो अब ये करंट यहाँ से इस वाले रजिस्टर से जाएगा, इस वाले रजिस्टर से जाएगा, इस वाले रजिस्टर से जाएगा, फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो ये 10 एम्पियर से 20 एम्पियर तो नहीं हो जाएगा, नहीं 5 एम्पियर हो जाएगा, है ना। रहेगा तो 10 का 10 एम्पियर ही। इसलिए हमारा करंट जो होता है वो थ्रू आउट द सर्किट हमारा करंट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है। इफ़ यू ऐड वोल्टेज, नो कहाँ से, हाँ, now using a voltmeter take readings by connection its two terminal at point AB, BC, CD and AD respectively.
Let the readings be V1, V2, V3 and V respectively. In each case you will observe different values of voltage. अब हमें क्या करना है, हमें वोल्ट मीटर से हमें वोल्ट मीटर अटैच करके उसकी रीडिंग चेक करनी है। वोल्ट मीटर हम कहाँ अटैच करते हैं, जहाँ हमारे रजिस्टर्स का एंड होता है, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर्स पे हम हमारा वोल्ट मीटर अटैच करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे। अब वोल्ट मीटर क्या दिखाता है, हर बार डिफरेंट वैल्यू दिखाता है। वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ? This happens because applied voltage get divided into small voltage depending on the values of resistance of resistor which are connected in a series. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो हर दो पॉइंट के बीच में अलग होगा, है ना। तो वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा वोल्टेज है, वो डिवाइड हो जाएगा। If you add voltage V1, V2 and V3 and compare with V, you will find that the applied voltage V is equal to the algebraic sum of divided voltage, that is V1, V2 and V3 respectively. तो हमारा जो क्या था, हमारा टोटल वोल्टेज जो हमारा V था वो किस में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3 में। मीन्स वोल्टेज 1, वोल्टेज 2 और वोल्टेज 3 में। क्योंकि हमारे 3 रजिस्टर हैं तो 3 जगह हमारे वोल्ट मीटर लगेगा, तीनों की रीडिंग क्या होगी, अलग होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, डिवीजन ऑफ वोल्टेज अकर इन अ सीरीज सर्किट। अब इसका हम क्या करेंगे, अब ये जो हमें फॉर्मूला मिल गया कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और हमारा जो टोटल हमारा करंट होता है, दैट इज़ I, टोटल करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। ये हमारा करंट सब में इक्वल था, लेकिन हमारा वोल्टेज क्या है, हर किसी में अलग है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला बनाएंगे, मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिवाइडेड वोल्टेज इज गिवन बाय यूजिंग ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टर R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। सिंस एन इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर वी विल गेट दिस। अब क्या हुआ, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर हम क्या करें, अगर हम V1 की जगह IR1 भी तो लिख सकते हैं, क्यों, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V1 को IR1, V2 को IR2 और V3 को IR3 लिख सकते हैं। और जो हमारा V है उसको हम सिंपल IR लिख सकते हैं, है ना। फॉर ईच रजिस्टर वी हैव ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ईच रजिस्टर के लिए हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। और से हम कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR। और हम ये भी कह सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू IR, है ना, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। अब क्या देखा, आई हमने इसमें कॉमन आउट ले लिया, R1, R2, R3 बचा, दैट इज इक्वल टू IR। अब आई तो हमारा जो है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R, क्योंकि हमारा आई से आई कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है इस वाले डायग्राम में हमारे क्या है, पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। ये नीचे वाले का डायग्राम है, धोखे से ऊपर बन गया है, आप ध्यान रखिएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। हेयर R इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ऑल द 3 रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे RS क्या है हमारा, मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारा क्या है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टर्स का, ठीक है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, कब का है ये रेजिस्टेंस, जब हमारे जो रेजिस्टर्स थे वो कहाँ कनेक्टेड थे, सीरीज में कनेक्टेड थे। नोट दैट व्हेन एनी ऑफ वन ऑफ रजिस्टर इज रिमूव्ड इन अ सर्किट, द सर्किट बिकम्स एन ओपन सर्किट। अब क्या होगा, अगर हम इसमें से एक भी रेजिस्टेंस रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एंड द रजिस्टर्स ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। और जब हमारा करंट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो सर्किट होगा वो वर्क करने स्टॉप कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। इन अ पैरेलल कनेक्शन और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड वे विद ईच अदर। तो पैरेलल कनेक्शन से हमें वैसे ही पता चल रहा है, पैरेलल लाइन्स हमारी कौन सी होती हैं, जो ऐसे इक्वी डिस्टेंस होती हैं, है ना, जो कहीं मीट नहीं करती, वो हमें पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें हमारे जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन सच अ कनेक्शन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट डिक्रीजेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो टोटल जो हमारे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द गिवन फिगर शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रेजिस्टेंस
R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। ठीक है, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला डायग्राम है, ये वाला हमारा किसका है, पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, इन दिस केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP इज गिवन एज इनवर्स ऑफ RP इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ R1 प्लस इनवर्स ऑफ R2 प्लस इनवर्स ऑफ R3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन है, इसमें है। अब इसमें हमें एक्टिविटी दी गई है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था सीरीज वाले केस में, अब ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले केस में भी देखेंगे। टेक 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल सर्किट यूजिंग दीज रेजिस्टर्स। अब हमें क्या करना है, 3 रेजिस्टर्स लेने हैं, R1, R2 और R3, डिफरेंट रेजिस्टर्स है। अब हमें एक सर्किट बनाना है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें ये सर्किट बनने के बाद हमें वोल्ट मीटर से पॉइंट M एंड N के बीच और पॉइंट M एंड A B C D एंड E F के बीच का हमें रेजिस्टेंस देखना है। हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट वोल्ट मीटर शोज द सेम रीडिंग इन ईच केस। अब हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा वोल्ट मीटर है वो सारे ही केस में सेम रीडिंग दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डज दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज सप्लाइड वोल्टेज डज नॉट डिवाइडेड अक्रॉस रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो सप्लाइड वोल्टेज था वो पैरेलल सर्किट में डिवाइड नहीं हुआ। Now use an ammeter to measure the value of current by connecting it at same point as done in voltmeter। अब हमें क्या करना है, हमें एमीटर लगा के देखना है। You will observe that this time you get different readings at each point। अब हमें क्या मिलेगा कि हमारे each point जो है वहाँ पे एमीटर की रीडिंग डिफरेंट होगी। Why does this happen? अब ऐसा क्यों हुआ कि वोल्ट मीटर की यहाँ पे इस वाले केस में वोल्ट मीटर की जो है वो रीडिंग सेम आ रही है बट एमीटर की डिफरेंट आ रही है। दिस हैपन्स बिकॉज करंट डिवाइडेड थ्रू द बैटरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल मैग्नीट्यूड्स अक्रॉस ईच अदर। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, जो हमारा करंट जो था हमारी थ्रू आउट द सर्किट वो क्या हुआ, वो हमारी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, फ्रॉम योर रीडिंग यू विल ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ डिवाइडेड करंट्स I1, I2 एंड I3। ठीक है, दस हमें फॉर्मूला क्या मिला, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारी क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, और हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। ओके, तो अब हम इसमें हर जगह I की जगह V/R रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, V/RP मीन्स V/, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 जो कि हमारा V/R1 है, ठीक है, I2 V/R2 है और I3 क्या है, V/R3 है। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये दो हमारे पास फॉर्मूले हो गए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ना पैरेलल सीरीज और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, note that when any one resistor is removed from parallel circuit, the components of the circuit remain working because the remaining circuit flows through other resistors। अब पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, पैरेलल सर्किट में अगर हम कोई एक रजिस्टर रिमूव कर देंगे तो भी हमारा सर्किट चलता रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वर्किंग बिकॉज रिमेन फ्लो द, क्योंकि हमारा जो करंट होगा वो अदर रजिस्टर से फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करा था, बट उसका जो नाइट बल्ब था वो ग्लो कर गया था। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड थे। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दो तो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड वाले के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा इनका। अब इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जब इन दोनों का रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा कुछ इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला, ठीक है, तो ये 1 ओम इसकी वैल्यू होगी और इसकी जो भी एक्स मैंने माना इसकी वैल्यू आई एक्स ओम। ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी फिर इन दोनों को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, निकाल लेंगे आप इसका आंसर, इसका कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायरिंग एंड डेकोरेशंस के बारे में। डोमेस्टिक वायरिंग इन हाउस रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू रन साइमल्टेनियसली। अब जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, घर में हमारे जो भी वायरिंग होती है, उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारी डिवाइसेस रन करनी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ रन हो रही होती है। दस दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ वन डिवाइस शुड नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइस, ठीक है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, जो हमारी एक डिवाइस की वर्किंग है वो दूसरे डिवाइस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्किंग ऑफ अ फैन शुड नॉट बी अफेक्टेड व्हेन अ बल्ब इन द रूम गेट्स फ्यूज्ड। तो मतलब एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, जैसे कि हमारा फ़ैन का जो वर्क है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर हमारा बल्ब फ्यूज़ भी हो जाए। इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन एप्लीकेशन स्टॉप वर्किंग ऑल अदर अप्लायंसेस वर्क एज यूजुअल। तो पैरेलल हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल सीरीज़ में हमारा क्या होता है, अगर हमारी अगर हमारा एक रजिस्टर ख़राब भी हो गया तो क्या है, बाकी सारे रजिस्टर्स हमारे काम करेंगे। मीन्स अगर हमारे जो अप्लाइंसेस हैं वो पैरेलल सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो अगर एक हमारा अप्लाइंस वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी हमारे अप्लाइंसेस एज यूजुअल वर्क करेंगे। हैंस पैरेलल सर्किटिंग इज़ यूज्ड इन हाउस वायरिंग और इन लाइट यूज टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन ओकेशंस। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो सर्किट होते हैं, जो हमारे हाउस वायरिंग के होते हैं, या कि बड़ी बिल्डिंग्स या कैसी भी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए जो वायरिंग होती है, उसमें जो हमारे सर्किट होता है वो कैसा होता है, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ऑन ओकेशन। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इफ वन बल्ब फ्यूज द अदर रिमेन फंक्शनिंग। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी के जो बल्ब है वो वर्क करते रहें। द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कैन बी समराइज इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अब इस ये जो हमारी टेबल है इसमें हमें सीरीज का सर्किट और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस दिया हुआ है। All components in the series can be controlled by a single switch. This result in closing down of all component when the switch is turned off. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमारे सारे अप्लाइंसेस वर्क करना बंद कर देंगे। इन अ पैरेलल सर्किट ऑल कंपोनेंट्स रिक्वायर ऑल इंडिविजुअल स्विचेस, हेंस क्लोजिंग ऑफ एनी स्विच विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। बट हमारे पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ऑल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इंडिविजुअल स्विचेस, तो हमारे सारे कंपोनेंट्स का क्या होता है, स्विच अलग होता है। तो अगर हम एक स्विच ऑफ कर देंगे तो बाकी कंपोनेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन अ सीरीज सर्किट करंट थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन द सेम। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमारे करंट जो होता है सारे कंपोनेंट्स में सेम होता है। वाइल इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर कंपोनेंट रिमेन द सेम। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। थर्ड क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज गिवन बाय आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मीन्स हमारे जितने भी हों RN हम उनका सबका सम कर देते हैं, ठीक है। और जबकि हमारे जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें हम इक्वल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ डॉट डॉट डॉट, मीन्स हमारे जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सबको हम 1 करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, अ सीरीज सर्किट स्टॉप वर्किंग इफ एनी वन कंपोनेंट्स स्टॉप फंक्शनिंग, दिस हैपेंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट पाथ ऑफ द करंट, ठीक है। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई भी एक एम्प्लाइज काम करना बंद कर देगा तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में अगर हमारा एक अप्लाइंस काम करना बंद कर देगा तो उससे दूसरी अदर अप्लाइंसेस कोई इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, सारे अपने एज यूजुअल वर्क करते रहेंगे, है ना। पैरेलल circuit continues to work even when any one of component stop functioning. This happens because the current continues flow through the other parts of the circuit, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अदर पार्ट्स में भी करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए अदर पार्ट से करंट फ्लो हो जाता है, हमारे अदर अप्लाइंसेस एज यूजुअल वर्क करते रहते हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा जो पाथ होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, जिससे करंट फ्लो नहीं करता। फिफ्थ डिफरेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज इज रिसीव्ड बाय ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड होता है, सब में अलग अलग होता है, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिवाइडेड होता है। और जबकि हमारे पैरेलल सीरीज में क्या होता है, यूनिफॉर्म वोल्टेज रिसीव्ड बाय ऑल कंपोनेंट्स इन द पैरेलल सर्किट। और जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे को इक्वल वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। सिक्स डिफरेंस क्या है, ना सीरीज कनेक्शन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीजेस। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज रेजिस्टेंस रिजल्ट इन अ वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट डराइव्ड बाय ईच कंपोनेंट्स।
अब जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और करंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब हमारा टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन इट इज़ विंटर टाइम। अभी तो विंटर टाइम नहीं है, ये पीडीएफ जब बना होगा तब शायद विंटर टाइम होगा। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक स्टोरी दे रखी है हमें। ठीक है, अभी तो समर टाइम चल रहा है, वैसे ही बहुत हीट है। ठीक है, तो क्या स्टोरी देखे पढ़ते हैं। इट इज़ विंटर टाइम, दिलीप एंड हिज यंग सिस्टर मीनाक्षी आर स्टडीइंग इन द रूम। ठीक है, तो दिलीप और उसकी छोटी बहन मीनाक्षी क्या कर रहे हैं, एक रूम में स्टडी कर रहे हैं, ठंड का टाइम है। A room heater has been kept to keep the temperature of the room above normal। तो क्या है, वहाँ पे एक हीटर रखा हुआ है, क्यों, ताकि उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। दिस हेल्प्स देम बियर द कोल्ड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करा गया, ताकि उनसे वो सर्दी से बच सकें। ठीक है, दिलीप हैज़ रीड इन ए साइंस बुक दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो दिलीप ने क्या पढ़ा है अपनी साइंस की बुक में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एसेंशियल है। ठीक है, ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ती है उसकी। ही वंडर्ड हाउ अ रूम हीटर कैन इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब वो सोचता है कि रूम हीटर इतनी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, द हीटर इमिट्स हीट ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो हीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A wire, say nichrome wire, becomes very hot when electric current is allowed to flow through it for a relatively long time। अब जो हमारा नाइक्रोम वायर होता है वो कब बहुत गर्म हो जाता है, वो तब बहुत गर्म हो जाता है जब उसमें से बहुत लंबे टाइम तक करंट फ्लो करता रहता है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये फिनोमेना क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब पढ़ते हैं जोल्स हीटिंग के बारे में। वी नो दैट करंट बिगन्स टू फ्लो थ्रू अ वायर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद अ सोर्स। ठीक है, हमें पता है कि करंट कब फ्लो होता है, जब एक वायर में कब फ्लो होता है, जब वो किसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। ऑल वायर्स ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, सारे वायर्स में क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। टू मेंटेन द यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ करंट द सोर्स मस्ट एक्सपेंड इट्स एनर्जी। अब जब टू मेंटेन यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ करंट द सोर्स मस्ट एक्सपेंड इट्स एनर्जी। तो हमें करंट की यूनिफॉर्म सप्लाई के लिए क्या करना होता है, सोर्स मस्ट एक्सपेंड इट एनर्जी, सोर्स को अपनी एनर्जी मेंटेन करनी होती है। बिकॉज ऑफ विच सोर्स इवेंचुअली गेट एग्जॉस्टेड। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज फॉर मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ करंट while द रेस्ट ऑफ डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सोर्स होता है उसको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, क्यों, ताकि जो हमारी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हमें उससे हमारा डिवाइस चलता रहे और बाकी जो हो उससे हीट जनरेट हो जाए। ठीक है, दिस डिसिपेट्स हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ वायर। और यही क्या होती है, यही हमारे वायर की हीटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द हीटिंग इफेक्ट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। और हीटिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक अ नाइक्रोम वायर एंड एल्युमिनियम वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल एक नाइक्रोम और एक एल्युमिनियम वायर लिया, दोनों की लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, एंड पास एन इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फॉर द सेम टाइम। दोनों में करंट भी सेम फ्लो कर रहा है। We will observe that nichrome wires get more heated than aluminum wire। अब हमने क्या देखा, जो नाइक्रोम वायर है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है एज कम्पेरिजन टू एल्युमिनियम वायर। दिस हैपन्स बिकॉज नाइक्रोम ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट देन एल्युमिनियम। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो नाइक्रोम है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम तो हमारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है ना, तो वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जो नाइक्रोम है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। When current flows through a resistor for time t, the amount of heat produced H is given by H is equal to I square by I square RT। ठीक है, तो जो हमारे हीट है वो क्या है, एनर्जी है एक टाइप की, है ना। अब ये जो हमारी हीट है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि हमारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। मीन्स क्या हमें कंक्लूजन मिला, जो हमारा H है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
ठीक है। और जितने ज़्यादा टाइम तक उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही है, मीन्स टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है, और ये डिपेंड कर रही है हमारे करंट पे। करंट को हम लेंगे करंट आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा हमें क्या मिला है इससे, H इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R T एंड आई स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिला, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर R T, ठीक है। अब अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R बाई टी, ये हमारा क्या है, ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। This is called Joule's law of heating. This law suggests that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current flowing through the resistor, resistance of the resistor, time for which the current flows through the resistor, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो हमारा फॉर्मूला मिला हमें, ये हमारा क्या क्या शो कर रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस बाय रजिस्टर, एक रजिस्टर से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो थ्रू द रजिस्टर, resistance of the resistor and time for which the current flows through the resistor, ठीक है। Thus we can infer from Joule's heating effect that an appliance offering more resistance to the flow of electrons releases more heat per unit time, keeping the potential difference of the source constant। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे जूल्स लॉ से हमें क्या देखने को मिला, हमारे वो अप्लाइंसेस जो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हमारे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं एक टाइम के लिए, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कीपिंग द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, ठीक है। द जूल्स लॉ फॉर हीटिंग कैन हैव अदर फॉर्म्स एज H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी एंड H इज इक्वल टू वी आई टी। अब ऐसा क्या क्या हमारा क्या फॉर्मूला था, पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं। पेज नंबर 23 है ये, हम लास्ट पेज पे चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा H इज इक्वल टू आई, 1 मिनट, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब हमारा ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें पता है। अब हम क्या करें, अब हम इस V इज इक्वल टू आई आर से हम बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे इसी के, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला तो हमारा ये हो गया, सेकंड फार्मूला बनाते हैं H इज इक्वल टू, अब हम R को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमने क्या रख दिया, आई स्क्वायर को एज इट इज़ इंटू V बाई आई इंटू टी, ठीक है। इससे हमारा आई से आई, एक आई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, H इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, अब दूसरा एक और फॉर्मूला इससे बनाते हैं, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या था हमारा, आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब हम इसमें क्या रिप्लेस करें, अब हम इसमें रिप्लेस करते हैं आई, ठीक है। आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं हम। अब इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा देखते हैं, आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो हमारा ये आर स्क्वायर और वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर से हमारा एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूले मिल गए हमें। और भी फॉर्मूला होता है इसका एक आई, वो होता है वी आई, ठीक है, वी आई। अब हम इसमें क्या रिप्लेस करें, एक मिनट, अभी बताते हैं। अब हम इसमें क्या रिप्लेस करें, हाँ, अब जैसे कि हमें पता है ये जो हमारी हीट है ये क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वर्क डन की इक्वल होती है, ठीक है। तो एनर्जी हमारी वर्क डन की इक्वल होती है, तो हम इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वर्क डन। अब हमारा W किसके इक्वल था, हमारा W इक्वल था V इंटू क्यू के, ठीक है। W किसके इक्वल था, V इंटू क्यू के।
ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब क्योंकि हीट हमारी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी को हम वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं। तो W हमारा क्या था, 1 मिनट, W हमारा क्या था, W हमारा था V इंटू क्यू, पहले पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। W इज इक्वल टू वी क्यू था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, V को हम आई टी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, Q को हम आई टू टी भी लिख सकते हैं। तो Q को आई टी लिखेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, वी आई टी मिल जाएगा, ठीक है। वी आई टी मिल जाएगा हमें फॉर्मूला ये। अब हम क्या करें कि हमारा फॉर्मूला वी आई आ जाए, सोचिए सोचिए क्या करें हम इसमें। अब हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी आई टी मिल गया था, ठीक है। अब H क्या है हमारा, मीन्स H को हम W भी तो लिख सकते हैं, हीट को हम, क्योंकि हीट हमारी क्या है, एनर्जी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W, 1 मिनट, W इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। लिख सकते हैं हम, ये बात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर, वैसे इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो हम कौन से पेज पे थे, हम थे पेज नंबर 23, ये आ गया, ठीक है। हमने यहाँ वी आई टी तक देख लिया था। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। एग्जाम्पल दिया है हमें, क्या दिया है एग्जाम्पल, अ रूम हीटर कैन ऑफर अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ, 1 मिनट, आपको मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, सॉरी माइक छूट गया था धोखे से। हाँ, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है हमें, अ रूम हीटर कैन ऑफर अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन 5 एम्पियर करंट्स फ्लो थ्रू इट फॉर 1 मिनट, ठीक है। एक हमें रूम हीटर के बारे में दे रखा है, जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 100 ओम ऑफर कर रहा है, जब उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन 1 मिनट, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस, हाँ हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट, हीट प्रोड्यूस बाय इट हमें निकालना है, उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी। तो हमें आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, तो फिर बात ही क्या है, फॉर्मूला लगाइए, निकालिए आंसर। फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, कितना है हमारा, 1,50,000 जूल्स, ठीक है। हैज़ अ रूम हीटर विल प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 जूल ऑफ हीट इन 1 मिनट, ठीक है। Heating effect of current is used various heating appliances such as electric irons, room heaters, water heater, hair dryer, geysers, etc. In all these devices, electrical energy is converted into heat energy, which is governed by Joule's heating effect. ठीक है, तो जो हमारा जितने भी हमारे मतलब जो हीट वाले अप्लाइंसेस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर है, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर, गीज़र वगैरह क्या है, ये सारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, जूस हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करके, ठीक है। अब अगर आपको वो वाला फॉर्मूला वाला पार्ट थोड़ा समझ में ना आया हो, क्योंकि माइक थोड़ा मेरा नीचे हो गया था, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक होके उसको थोड़ा लाउड वॉल्यूम में सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल्ड ऑफ वायर अरेंज इन अ इंसुलेटिंग शीट एज शोन इन द गिवन फिगर। हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड वायर होता है, ठीक है, जो एक इंसुलेटर शीट में अटैच होता है, अरेंज होता है, ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर, फिगर में भी दे रखा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस कॉइल इट टर्न्स रेड हॉट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो कैसा हो जाती है, ये हो जाती है रेड, है ना, रेड हॉट हो जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एज अ रिजल्ट इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो ऐसे में क्या होता है, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है जो कि हीट हमारे डिफरेंट पर्पजेज में यूज़ होती है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। आयरन किसके घर में नहीं होगी, ज़्यादातर हर घर में तो मिलती ही है, हीटर भले ही हर घर में ना मिले, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन तो हर घर में ही मिलेगी।
An electric iron consists of a thin metal plate that gets heated when electric current flows through it. तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होती है, ये इसमें एक थिन मेटल शीट होती है, नीचे थिन मेटल प्लेट होती है जो हीट हो जाती है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. दिस इन टर्न हीट्स द थिक आयरन बेस ऑफ द डिवाइस. और जो क्या होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इससे जो मेटल प्लेट होती है वो हीट अप हो जाती है. वाटर हीटर क्या होता है? An electric water heater consists of a coil of wire that gets heated when electric current flows through it. तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में क्या होता है, इसमें भी एक कॉइल होती है जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और वो क्या हो जाता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हीट अप हो जाता है. दिस इन टर्न हीट्स द वाटर इन विच द हीटर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड. और इससे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो भी हीट हो जाता है क्योंकि हमारा जो हीटर होता है वो कम्प्लीटली इमर्स्ड तो ही होता है. उसमें हीटिंग रॉड भी मिलती हैं घरों में, है ना, देखी होंगी आपने. अब हमें एक फैक्ट दे रखा है, डू यू नो एडिशन एंड हिज बल्ब. थॉमस अल्वा एडिशन को कौन नहीं जानता, हर इंसान जानता है कि बल्ब की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे थॉमस अल्वा एडिशन सर ने, है ना. वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर इन हिज हिस्ट्री ऑफ साइंस. कौन थे वो, एक बहुत ही बड़े इन्वेंटर थे साइंस की हिस्ट्री में. ही हैड 1000 इन्वेंशन टू हिज नेम बिसाइड्स द इलेक्ट्रिक बल्ब. और इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा उनके कितने 1000 इन्वेंशंस हैं, उनके नाम पे उन्होंने 1000 इन्वेंशन किए हैं. द बल्ब इन्वेंटेड बाय हिम वाज कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज ही यूज्ड द फिलामेंट मेड ऑफ मेटल हैविंग हाई मेटल पॉइंट. और जो उनके जो बल्ब जो उन्होंने इन्वेंट करा था वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों होते थे, है ना, और बल्ब के कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग क्यों होते थे, क्योंकि उन्होंने जो फिलामेंट यूज़ किया था वो उन्होंने उस मेटल का यूज़ किया था जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. Nowadays tungsten filament is used in electric bulb because it is not melt easily. तो अब जो हमारे बल्ब में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन मेटल का फिलामेंट यूज़ होता है जो कि बहुत जल्दी हीट अप नहीं हो, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में. A bulb consists of a filament that radiates the heat and light when current flows through it. ठीक है, तो बल्ब क्या होता है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिससे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है जब बल्ब में से करंट फ्लो होता है. द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन कॉइल. और जब बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन कॉइल से. The flow of current causes the filament of bulb heat up an extremely high temperature such that it starts emitting light. तो जो हमारे बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. कॉशन, डू नॉट टच हीटिंग डिवाइसेस डायरेक्टली बिकॉज दे कैन कॉज योर फिंगर बर्न सर्वली. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हीटिंग अप्लाइंसेस को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट हीटिंग रॉड को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ हमारा हाथ भी जल जाएगा, है ना. हीटर को हम अगर हम टच करेंगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगेगा और हमारा हाथ भी जल जाएगा. और प्रेस को टच करेंगे तो भी क्या होगा, हमारी आयरन को टच करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा. इसलिए क्या है, हीटिंग डिवाइसेस को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए. ठीक है. ऑल हीटिंग डिवाइसेस ड्रॉ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हीट द रेस्पेक्टिव अप्लाइंसेस. ठीक है, तो जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती हैं वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए. However, bulb designed to emit light only. Bulbs are designed to bulbs are designed to emit light only. लेकिन जो हमारे बल्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ क्यों बनाया जाता है, उनको सिर्फ लाइट इमिट करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए. हैंस देयर इज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो हीट भी होते हैं तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. बल्ब्स का काम क्या है, हमें बल्ब से हीट थोड़ी चाहिए, हमें तो बल्ब से सिर्फ लाइट चाहिए. This wastage of electricity reduced by replacing electric bulbs by complex fluorescent light और से CFLs. ठीक है, ये जो हमारी वेस्टेज ऑफ लाइट थी, जो हम बल्ब नॉर्मल बल्ब में हम जो वो आते हैं ना, येलो वाले बल्ब आते हैं, उसमें जो होती है ना वो लाइट बहुत मीन्स उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत वेस्ट होती है क्योंकि वो बल्ब हीट भी होते हैं और लाइट भी इमिट करते हैं, है ना, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जो हो रही थी इसको रिड्यूस करने के लिए क्या बनाई गई, CFLs बनाई गई, जिसमें से क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ हुआ वो थोड़ा कम होता है ना, तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम वेस्ट होती है. और CFL इज शोन इन द गिवन फिगर. ठीक है, तो CFL दी हुई है, आप सबके घर में यूज़ हुई होगी. अब तो खैर CFL नहीं मिलती है घर में, अब तो जहाँ देखो वह LED बल्ब्स आ रहे हैं. ठीक है, तो CFL की फ़ोटो दे रखी है इसमें. List some heating devices that are being used in your homes.
अब ये तो ऐसी एक्टिविटी है, आप लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी में, करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, है ना। हीटिंग डिवाइसेस की लिस्ट बनानी है जो आपके घर में यूज़ हो रही है। आगे पढ़ते हैं। Until now, we have discussed the use of heating effect of electric current in situation which is allowed to flow through special devices. ठीक है, अब हमने क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि हीटिंग करंट इन स्पेसिफिक डिवाइसेस। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन स्पेसिफिक डिवाइसेस पढ़ा। However, what happens if a large amount of current suddenly flows through a normal wire? अब क्या होगा अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सडनली एक नॉर्मल वायर में से फ्लो करे? क्या होगा, सोचिए क्या होगा। इन सच अनकंफर्टेबल सिचुएशन द वायर बिकम हॉट एंड इवेंचुअली मेल्ट्स। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा वायर क्या होगा, एकदम हॉट हो जाएगा, है ना, और क्या होगा, एक साथ ही मेल्ट हो जाएगा। दिस कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द डिफरेंट सर्किट्स कंपोनेंट कनेक्टेड टू इट। और इससे क्या हो सकता है, जो हमारे सर्किट से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, है ना। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन अ फ्यूज एलिमेंट इज ज्वाइंड अलॉन्ग द सर्किट। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। यह आपके हर घर में मिलेगा। आपने नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा से अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके घर का फ्यूज़ कहाँ लगा है, और जाके ज़रूर देखिएगा एक बार। Electric fuses are devices used for protection of expensive electrical devices such as bulbs, TV, fans, etc. तो फ्यूज़ जो होता है वो हमारा क्यों यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज से, हाई करंट से। ठीक है। अ फ्यूज़ एलिमेंट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो फ्यूज़ का जो एलिमेंट होता है, जो वायर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। हैंस इट मेल्ट्स क्विकली व्हेनेवर देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करंट। तो जैसे हमारा करंट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, हमारा जो हमारे फ्यूज़ का जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द पाथ ऑफ करंट इज़ ब्रोकन। अब जब वो हमारा वायर ब्रोक हो जाता है तो क्या होता है, करंट ब्रोक हो जाता है, पाथ ऑफ करंट ब्रोक हो जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स द डिवाइसेस फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय द अबर्ट फ्लो ऑफ करंट। और इससे क्या होता है, हमारे जो डिवाइसेस होती हैं वो डैमेज होने से बच जाती हैं। द गिवन फिगर शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक फ्यूज दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड। ये एक फिगर दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, ठीक है, जो हमारे घर में कॉमनली यूज़ होता है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वही जो मैं आपसे हर वीडियो में करती हूँ, कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के बारे में। We use electricity to run various electrical appliances such as bulbs, tubelight, refrigerator, electric heaters, etc. in our homes. ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। Do you think all these home appliances consume equal amount of electricity at a given time? क्या सोच सकते हैं, आपकी क्या राय है कि जो हमारे जितने भी होम अप्लाइंसेस होते हैं सारे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं? नहीं। No, the amount of electricity consumed by electrical appliances depend on the power rated on that appliance. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उस अप्लाइंस की पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, for 220 volt potential supply, a tube light of rated power 40 watt draws 0.18 ampere of current, whereas a bulb of rated power 100 watt draws a 0.545 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो घर में सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट्स की होती है। ठीक है, 220 वोल्ट्स की हमारे घर में सप्लाई दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारी जो ट्यूब लाइट जो कि 40 वाट की है वो कितने करंट यूज़ करेगी, 0.18 एम्पियर का। और जो हमारा बल्ब अगर 100 वाट का है तो वो कितना यूज़ करेगा, 0.45 एम्पियर का करंट। ठीक है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ गिवन अप्लाइंसेस। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर से। कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर से। इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी और सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। ठीक है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, उसको हम वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं। तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। The work done by current I when it flows in a potential V for time t can be given as W is equal to IT, है ना। मैंने बताया था अभी आपको पीछे कि W को हम क्या लिख सकते हैं, IT भी लिख सकते हैं। तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, P is equal to VIT अपॉन T,
है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारा वर्क डन है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, VIT के इक्वल लिख सकते हैं। तो पावर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, VIT अपॉन T। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला, VI। हैंस इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या लिख सकते हैं, VI। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। ऑफ हमारी पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वही चीज़ है। Also, the heat energy dissipated or consumed by an electric appliance per unit time is given by H/T is equal to IR square। ठीक है, तो इसको जो हमारी हीट एनर्जी होती है, मतलब जो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में पर यूनिट टाइम जो एनर्जी गिवन होती है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, H/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीट भी क्या हमारी एनर्जी है जिसको हम वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर हम H/T लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, IR स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर के लिए इक्वेशन है, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। इफ़ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन द इक्वेशन ऑफ पावर वी विल गेट क्या मिलेगा हमें, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा क्या बचेगा, V स्क्वायर बाई आर। Hence we get the expression of electrical power as P is equal to VI is equal to I square R is equal to V square by R। क्या करा हमने, ओम्स लॉ रख के, ओम्स लॉ हर जगह अलग अलग तरीके से ओम्स लॉ की वैल्यूज़ पुट करके हमें क्या मिले, अलग अलग फॉर्मूला मिल गए। where 1 watt is equal to 1 V is equal to 1 A means 1 volt is equal to 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere is equal to 1 volt ampere। ठीक है, 1 watt is defined as the power consumed by an electrical circuit that carries a current of 1 ampere when it is operated at the potential difference of 1 volt। ठीक है, तो 1 watt को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में आ सकता है डिफाइंड 1 watt। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 watt is defined as the power consumed by electrical circuit। क्या है 1 वाट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ने जो पावर कंज्यूम की, दैट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, जिसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर का। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, 1 वोल्ट। ठीक है, सिंस वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट वी डिफाइन लार्जर यूनिट ऑफ पावर एज किलोवाट। क्योंकि वॉट क्या है, हमें बहुत स्मॉल यूनिट है, तो जो हमारे लार्जर अमाउंट ऑफ पावर होता है उसे हम किस में डिनोट करते हैं, किलो वाट्स में। 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट्स। For practical purpose we define kilowatt hour as unit where 1 unit is equal to 1 kWh, that is equal to 1000 watt per 1000 watt into hour। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं उसे, हाँ हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉमर्शियल, है ना, कॉमर्शियल यूनिट। हाँ, तो उसको हम क्या होती है हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या होती है, KWH। ठीक है, किलोवाट आवर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, ये हमने 9th में भी पढ़ा था इसका डेरिवेशन कैसे। अब देख लीजिए, वाट जो है हमारा ये है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, और ये हमारा हो गया 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। ठीक है, अब जो हम इसको क्या करेंगे, हम इनको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। सो 1 किलोवाट आवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं किलोवाट आवर को। ठीक है, नोट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो जो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैसे एक बात बताऊँ आपको किलोवाट आवर से रिलेटेड, एक बार क्या हुआ था ना, 9th क्लास में हमारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब आया था फिज़िक्स के एग्ज़ाम, मतलब साइंस के एग्ज़ाम में, तो हमारे क्लास के बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि किलोवाट आवर होता क्या है। ठीक है, मीन्स कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती क्या है, तो बहुत सारे लोग के इसमें मार्क्स कटे थे।
फिलहाल मुझे पता था मेरे तो नहीं कटे थे मार्क्स मीन्स, क्योंकि क्लास में जब ये क्वेश्चन आया था ना, सर जब क्लास में पूछने आए थे कि कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो सबने यही क्वेश्चन किया था। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो बस ऐसी हंसी की बात हो गई। नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है क्या है, वही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। Hence, power stations only make the electrons flow through a conductive wire for which they charge us. ठीक है, तो पावर स्टेशन पे क्या होता है, जो वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। दे डू नॉट क्रिएट और जनरेट इलेक्ट्रॉन्स। उनमें वो क्या करते हैं, वो ना ही ये जनरेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं मीन्स वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं। अब क्या है, एक्टिविटी है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉमनली यूज्ड इन होम्स, नोट डाउन द रिस्पेक्टिव वॉट्स रेटेड ऑन देम, नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय रेस्पेक्टिव अप्लायंसेस फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 224, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, कमेंट्स में आंसर देना है इसका। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट। The amount of current drawn by immersion water heater is 6.8 ampere. If a heater is operated on 200 volt of potential difference, calculate its power. ठीक है, अब पावर क्या होता है, हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़े थे, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे VI वाला। ठीक है, given that potential difference is 200 volt and current drawn is 6.8 ampere. By the definition of electric power, we know that P is equal to VI, hence P is equal to 200 volt into 6.8 ampere. ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा, 1360 volt. Hence power of the given immersion heater is 1360 volts. ठीक है, अब यही जो हमारा एग्जाम्पल है, इसका सेकेंड पार्ट है। What is the monthly cost of energy to operate the given immersion water heater 3 hours a day at rate of 5 रुपये पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट का मीन्स किलोवाट आवर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ हीटर हमें पता चल गई कितनी है, 1360 वाट। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे वाट हैं उनको 3 से इंटू करके अपॉन में 1 डे, हैंस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 30 डेज क्या होगा, 1360 वाट इंटू 3 आवर्स पर डे इंटू 30 डेज। ठीक है, तो इससे हमारे क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारे निकल के आ जाएगा 1,22,400 वाट, दैट इज इक्वल टू 122.4 किलो वाट्स। और इसको हम क्या, किलो वाट आवर निकल के आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 122.4 यूनिट्स। तो हमारे पूरे मंथ में जो होगा ये कितनी क्या कहते हैं, कंज्यूम करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी करेगा 122.4 units. Now the cost of energy for 1 unit is 5 rupees. So the cost of energy for 122.4 units will be 5 into 122.4, that is equal to 612. Hence the monthly cost of the energy of the heater is rupees 612. अब क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द गिवन वाटर हीटर इन अ मंथ। ठीक है, तो अब पूरे मंथ में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, हमारे 122.4 यूनिट्स। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने डाउट्स। और एक बार मैं यही प्रेफर करूँगी, एक बार NCERT रीड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो रेफरेंस बुक भी आप रीड कर सकते हैं, बट फर्स्टली NCERT यूज़ कीजिएगा। ठीक है, NCERT बेस्ट है 10th की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अदर बुक्स का, रेफरेंस बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमारे फिज़िक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, टोटल सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। और कोशिश करूँगी कि मैं कल या परसों तक इसका लास्ट चैप्टर मीन्स फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है शायद, है ना, यही है। 1 मिनट में चेक करती हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा चैप्टर बचा है, मैं कोशिश करती हूँ इसको भी मैं जल्दी से जल्द अपलोड कर दूँ। हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर बचेंगे हम उनको भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे, और हमारी साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप शेयर कर सकते हो उतना करिए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।